मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। अपक्ष वेदरिंग है क्या, वेदरिंग किसे कहते हैं, वेदरिंग या अपक्ष को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तथा अपक्ष कितने प्रकार का होता है। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको दो पार्ट में बांटकर इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, ये जो टॉपिक है अपक्ष, ये बीए पार्ट फर्स्ट के अंदर भौतिक भूगोल के अंदर भी लगता है। इसके अलावा एमए ज्योग्राफी के अंदर, भूआकृतिक विज्ञान के अंदर भी ये टॉपिक लगता है। तो दोनों क्लासों के लिए ये वीडियो काफी सहायक रहने वाला है और इसमें हम डिस्कस करेंगे भी 12th क्लास के में भी ये वीडियो का ये चैप्टर लगता है। इसके अलावा यूजीसी नेट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो काफी सहायक रहने वाला है। तो चलो हम देखेंगे कि इसमें एग्जाम की दृष्टि से 2-2 नंबर के क्वेश्चन या इसमें लघुत्तरात्मक प्रकार के प्रश्न और या निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले आ जाता है अपक्ष। भी अपक्ष कहते किसे हैं। देखिए, अपक्ष के अंदर यदि हम देखना चाहें तो एक डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक होता है अपक्ष, एक टर्म होती है अपर्दन और तीसरी टर्म होती है अनाच्छादन। तो देखिए, हमारी पृथ्वी पर जो बाह्य कारक हैं, इससे पूर्व हमने अंतर्जात कारक देखे थे और अंतर्जात कारक में हमने देखा था भी वलन, भ्रंश और पर्वतों का, वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, आकाश में घटनाएं, भूकंप, ज्वालामुखी किस प्रकार से आती है। इसके अंदर देखेंगे वो अंतर्जात कारक थे जिसमें पर्वत निर्माण बल था और यानी क्षैतिज संपीड़नात्मक बल की वजह से वलन पड़ते हैं, या यानी लंबवत दीर्घकालिक बल की वजह से यानी इन पर्वतों का या महाद्वीप और महासागरों का निर्माण होता है। जब ये बनने के बाद जो बाह्य कारक होते हैं, जैसे वायु है या समुद्री लहरें हैं या नदियां हैं, ये हिमनदियां, ये क्या करती है, ऊपरी भूखंड पर यानी चट्टानों का अपरदन, उनका क्षय करती है और उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। तो देखिए, अपक्ष क्या है, जैसे कोई भूखंड है, उस भूखंड में ताप, दाब, पाला या जीव जंतु, वनस्पति के कारण चट्टानें वहां से उखड़ जाती है और उखड़कर गुरुत्व ढाल के कारण अपने आसपास यदि चट्टानों का यानी विखंडित होकर अपने आसपास बिखर जाती है तो वो तो कहलाता है अपक्ष। क्या कहलाता है, अपक्ष कहलाता है। तो अपक्ष को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि अपक्ष एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें क्या होता है, चट्टान अपने ही स्थान पर क्या होगी, विघटन। विघटन किससे होता है, भौतिक कारकों की वजह से, जिसमें आपका इसके अंदर पाला आ जाएगा, इसके अंदर सूर्य ताप आ जाएगा, दाब आ जाएगा। ये जो कारक हैं उसकी वजह से चट्टानों का प्राकृतिक जो यानी टूटना वो तो हो जाएगा विघटन। वियोजन क्या होगा, इसमें चट्टानें मुख्य रूप से रासायनिक क्रिया की वजह से उसके अंदर चट्टानों का जो क्षय होगा। तो अपक्ष एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें यानी चट्टान का विघटन और वियोजन द्वारा टूटती फूटती रहती है और यह जो प्रक्रिया है जिसके कारण अपने आसपास क्षेत्र में बिखर जाती है वो बेसिकली अपक्ष है। तो इस प्रकार कह सकते हैं अपक्ष मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं से चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने को बेसिकली अपक्ष या इसको अपक्षरण कहते हैं। और यही यदि मलबा टूटकर बिखरकर किसी दूसरे स्थान पर जाके परिवहन होकर जम जाएगा, यानी भौतिक कारकों, रासायनिक कारकों की वजह से किसी चट्टान का जो चट्टानी मलबा है वहां से अपरदित होकर विभिन्न माध्यमों, चाहे वो नदी हो, चाहे वो हिमनदी हो या वायु हो, इन विभिन्न कारकों की वजह से चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी अपघटित होकर परिवहन होने की क्रिया क्या कहलाती है, अपरदन कहलाती है। तो इसके अंदर यानी
अपक्षय में तो मूल चट्टान भौतिक या रासायनिक कारकों की वजह से या इसके अंदर जैविक कारकों का भी कई बार योगदान होता है, उसकी वजह से अपने ही स्थान पर यानी गुरुत्व ढाल के कर, ढालू भाग है, गुरुत्व ढाल के अंदर यदि चट्टान का यानी परिवहन होता है तो वो भी अपक्षय के अंदर शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार अपक्षय हो गया ये। और चट्टान पर्वतीय भाग है, वहां नदी, वायु, हिम नदी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हो जाता है। जैसे मैं बात करूं उत्तर भारत का विशाल मैदान, यहाँ आज हम खड़े, उसमें किसी समय टेथित सागर था, महासागर था। नदियों ने सरस्वती, दरस्वती, सिंदूर, ये जो गंगा है, इन नदियों ने लाखों वर्षों से टेथित सागर को नदी मिट्टी से भर दिया, तो ये जलोढ़ मैदान बन गया। तो ये क्या है, ये अपर यानी जलोढ़ मैदान अपर्दित मलबा के जमाव से इसका निर्माण हुआ है। फिर आ जाता है एक टर्म्स आती है अनाच्छादन क्या है, यानी अनाच्छादन के अंदर अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त जो प्रक्रिया होती है उसको बेसिकली अनाच्छादन कहते हैं। तो अपक्षय के कारकों का भी योगदान होता है, अपर्दन के कारक होते हैं, अपक्षय की क्रिया भी इसमें शामिल की जाती है और अपर्दन की क्रिया भी इसमें शामिल की जाती है। तो इस प्रकार अनाच्छादन अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त प्रक्रिया है, जिसमें अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है तो अपर्दन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी वहां से अपर्दित मलबा दूसरे स्थान पर परिवहन होता है। और अपर्दन अपक्षय में सहायता करता है। जैसे सपोज कीजिए यानी सूर्य ताप की वजह से चट्टानों में चटकन आ गई और ढाल है और अन्य कारकों की वजह से परिवहन हो जाएगी, तो नीचे वाली चट्टान का भी क्षय होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार अपर्दन अपक्षय के अंदर सहायकपूर्ण होता है, उसको अपर्दित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका प्रमुख रूप से क्या है, होती है। तो इस प्रकार अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें शैलें अपने ही स्थान पर क्या होगी, विघटन होगा, वियोजन होगा, तो और जिसके कारण चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती रहती है। और ये जो प्रक्रिया है बेसिकली उनको अपक्षय कहते हैं, या इसको हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि अपक्षय मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं, और स्थैतिक क्रियाएं कौन से, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, पाला इसके अंदर आ जाएगा, ताप आ जाएगा, या तुषारपात की क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर जल योजन की क्रिया भी इसके अंदर शामिल करते हैं। तो इस प्रकार अपक्षय के अंदर मौसम की विभिन्न स्थैतिक क्रियाओं से चट्टानों के अपने ही स्थान पर टूटने फूटने को बेसिकली अपक्षय या अपक्षरण के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये तो हो गया इसका सामान्य अर्थ। अब हम 2-3 डेफिनेशन इसके अंदर देखेंगे। तो सर्वप्रथम डेफिनेशन हम देखेंगे थॉर्नबरी महोदय ने क्या कहा है। तो थॉर्नबरी ने क्या कहा, चट्टानों के अपने ही स्थान पर विघटन व अपघटन को बेसिकली अपक्षय कहते हैं। यानी उन्होंने क्या बता दिया, एक तो मूल चट्टान है, चट्टान का क्या होगा, विघटन होगा और अपघटन। विघटन से क्या तात्पर्य, विघटन से तात्पर्य यानी भौतिक कारकों की वजह से चट्टानों का अपने स्थान पर टूटकर फूटकर बिखरना। और भौतिक कारक कौन से होंगे, उसमें सूर्य ताप, यानी आपने देखा होगा दिन के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, और आपने महसूस भी किया होगा कि अपने आसपास जो यानी लाइट के जो तार होते हैं उसमें एक लूजनेस रखा जाता है। क्यों, सर्दियों में वो टाइट हो जाते हैं, गर्मियों में लूज हो जाते हैं, और उसके अंदर यानी वो सर्दियों में तो सिकुड़न आता है उसमें, और गर्मियों में लूजनेस आता है। क्यों, यानी ताप के कारण फैलते और सिकुड़ते हैं। इसी प्रकार हमारी पृथ्वी के अंदर भी क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बढ़कर यानी इसके अंदर खिंचाव आता है, और रात में तापमान कम हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, जिससे चट्टानों के अंदर यानी इस प्रकार का पिंड विच्छेदन प्रमुख रूप से क्या है, इसकी वजह से होता है। दूसरा हम बात करते हैं कि इसके अंदर तुषारपात की क्रिया होती है, जिसके कारण भी चट्टानों का क्षय होता है, या यूं कहीं असंगठित चट्टानें, ऊपरी चट्टान होती है, निचली चट्टान से संगठित नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, ऊपर वाली जो चट्टान होती है उसके प्याज के छिलकों की तरह उसमें क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, जिसको पलवीकरण या अपशक्लन की क्रिया के नाम से जाना जाता है। या क्या होता है, जो शीतोष्ण प्रदेशों के अंदर क्या होता है, दिन में वर्षा का जल प्रवेश कर जाता है और रात्रि में वही जल है वो बर्फ में परिवर्तन हो जाता है, जिसमें भी चट्टानों में फैलाव और सिकुड़न की क्रिया प्रमुख रूप से होती है, जिसमें तुषार अपक्षय या पाला के द्वारा चट्टानों का क्षय होना कहलाता है। तो ये बेसिकली प्राकृतिक अपक्षय यानी विघटन है ये।
अपघटन के अंदर क्या होगा, यानी रासायनिक क्रिया के द्वारा चट्टानों का यानी टूटने फूटने की क्रिया है। जैसे यानी सिलिका युक्त चट्टान यानी शैल है, उसमें यानी जल प्रवेश कर गया तो यानी वायु के प्रभाव के कारण चट्टानें पहले तो वो फैलती है, फिर यानी जल प्रवेश करेगा, बाद में सिकुड़ती है तो चट्टानें भुरभुरी होकर अपने स्थान पर बिखर जाती है। वो क्या है, एक प्रकार का यानी रासायनिक अपक्षय है, या जिसको सिलिका पृथक्करण की क्रिया के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार आपने देखा होगा, यानी अब ओस आ रही है, धुंध आ रही है, धुंध के समय अपने यदि किसी लोहे की वस्तु को बाहर रख देते हैं तो उसमें ओस की कण उस पर जमने प्रारंभ हो जाते हैं। और आपको पता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ओस के कण कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर और जब लोहे पर यानी पड़ते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया होती है, यानी कार्बन उसमें लोहे के साथ रासायनिक क्रिया करती है। धीरे धीरे क्या होता है, थोड़ा एक लंबा समय होता है, उसमें लोहे में जल लगना प्रारंभ हो जाता है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा चट्टानों का मुख्य रूप से क्या है, यानी क्षय होता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं यानी बोधन की क्रिया के द्वारा भी चट्टानों का क्षय होता है, कार्बोनेशन क्रिया के द्वारा या ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा चट्टानों का यानी क्षय होता है। तो इस पर चट्टानों के अपने ही स्थान पर विघटन का मतलब प्राकृतिक अपघटन मतलब रासायनिक कारकों की वजह से चट्टानों का क्षय होना। तो यानी थॉर्नमैन ने क्या कह दिया, चट्टानों के अपने ही स्थान पर विघटन तथा अपघटन को अपक्षय के रूप में जाना जाता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी थॉर्नबरी की। इसके अलावा स्पार्क्स ने भी एक डेफिनेशन मुख्य रूप से क्या है, यानी इसकी दी है। तो स्पार्क्स ने क्या कहा कि प्राकृतिक कारकों द्वारा, यानी प्राकृतिक कारक कौन से, चाहे उसमें आपका सूर्यताप हो सकता है, तुषार हो सकता है, पाला हो सकता है, या ऑक्सीकरण की क्रिया है, सिलिका पृथक्करण क्रिया है, या जीव जंतु है। तो प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विघटन और अपघटन होता है, उसे अपक्षय कहते हैं। यानी इसमें मुख्य रूप से थॉर्नबरी को थोड़ा सा अधिक परिभाषित कर दिया, यानी उनमें क्या कर दिया, प्राकृतिक कारकों ये जोड़ दिया द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के क्या भौतिक, विघटन को इसने क्या लगा दिया, यानी भौतिक, और अपघटन को क्या लगा दिया, रासायनिक विधि द्वारा, यानी क्या हो गया, इसने क्या कह दिया, यानी प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा विघटन और अपघटन की होता है, उसको बेसिकली अपक्षय बताया है किसने, स्पार्क्स महोदय ने। तो स्पार्क महोदय ने इसको थोड़ा और ज्यादा विस्तारित कर दिया। दोबारा देखते हैं क्या है, यानी उन्होंने बताया स्पार्क्स ने प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक या रासायनिक कारकों या रासायनिक विधि के द्वारा विघटन व अपघटन होता है, उसको अपक्षय कहते हैं। ये किसने दे दी, स्पार्क्स ने। तीसरी हम डेफिनेशन देखेंगे आर्थर होम्स ने। तो आर्थर होम्स ने मुख्य रूप से क्या है, यानी अपक्षय को किस प्रकार परिभाषित किया है, इसको यदि हम देखना चाहें तो स्पार्क्स महोदय के अंदर देखें तो उन्होंने क्या बता दिया, अपक्षय विभिन्न भूपृष्ठीय यानी हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी पृष्ठ, यानी अपक्षय उन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रकर्मों का प्रभाव है जो क्या करते हैं, इसकी जो चट्टान होती है, चट्टानों का क्या होता है, विघटन तथा अपघटन में सहायक होते हैं। तथा इन्होंने क्या बता दिया, ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण नहीं होता है। तो ये चीजें इसने क्या बता दी, ये बता दी आर्थर होम्स ने। तो आर्थर होम्स ने इन कारकों को यानी योगदान बताया है। क्या बता दिया कि अपक्षय उन विभिन्न कारकों, चाहे वो भौतिक हो, रासायनिक हो या जैविक कारक, इन कारकों के प्रभाव से चट्टानों का क्या विघटन तथा अपघटन में सहायक होते हैं। तो ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण नहीं होना चाहिए। तो बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होगा तो वो क्रिया कहलाएगी अपरदन कहलाती है। इन्होंने कहा भी सीधी सी बात है, गुरुत्वीय ढाल की वजह से चट्टानों का यदि यानी क्षय होकर परिवहन होता है
तो वो अपक्षय में शामिल होगा। लेकिन बड़े पैमाने पर विभिन्न जो बाह्य कारक है उसकी वजह से चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन हो जाएगा, वो बेसिकली इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो आर्थर होम्स ने क्या कह दिया, अपक्षय इन विभिन्न भूपृष्ठीय प्रक्रमों का मतलब है कारकों का क्या है, प्रभाव है, जो चट्टानों के अंदर क्या करते हैं, विघटन और अपघटन क्या होता है, में सहायक होते हैं, जिससे जो ढीले पदार्थों का क्या बड़े पैमाने पर स्थानांतरण नहीं होता, तो वो बेसिकली यानी अपक्षय कहलाता है। तो तीन डेफिनेशन देखी। थॉर्नबरी ने तो क्या कह दिया, चट्टानों के अपने स्थान पर विघटन और अपघटन को अपक्षय कहते हैं। वहीं स्पार्क्स ने क्या कह दिया, यानी इसने प्राकृतिक कारकों द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों के भौतिक व रासायनिक विधि के द्वारा जो विघटन जो अपघटन होता है वो अपक्षय है। तो इसी प्रकार यानी आर्थर होम्स ने भी परिभाषित कर दिया कि अपक्षय इन विभिन्न पृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो चट्टानों के विघटन तथा अपघटन में सहायक होते हैं, जो ढीले पदार्थों का बड़े पैमाने पर क्या नहीं होना चाहिए, स्थानांतरण नहीं होना चाहिए, वो बेसिकली अपक्षय है। अब ये तो हो गए प्रमुख रूप से क्या है, सामान्य अर्थ देख लिया। तो इसमें 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, अपक्षय से क्या तात्पर्य, तो सीधा सा सटीक उत्तर है, अपक्षय एक स्थैतिक क्रिया है जिसमें मूल चट्टान का अपने ही स्थान पर विघटन व अपघटन द्वारा टूटती फूटती रहती है, वह प्रक्रिया अपक्षय। एक डेफिनेशन दे दो कि चट्टानों के अपने स्थान पर विघटन व अपघटन को बेसिकली अपक्षय के रूप में जाना जाता है। दूसरा यदि हम देखना चाहें इसके अंदर, तो दूसरा यदि हम देखें तो इसका आ जाता है अपक्षय को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए अपक्षय को कई कारक प्रभावित करते हैं। तो पहले कारक है सेल की संरचना एवं संगठन, यानी जिस क्षेत्र के अंदर सेल यदि मध्यम मुलायम रंध्र युक्त है तो उसके अंदर यानी रासायनिक अपक्षय की क्रिया भी तीव्र हो जाएगी और भौतिक अपक्षय भी यानी उसमें होगा, लेकिन रासायनिक अपक्षय की क्रिया उसमें ज्यादा होगी। तो इस प्रकार यानी सेल यदि कठोर प्रकृति की है और उसके अंदर यानी रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय अधिक होगा, उसमें ताप की वजह से चट्टानें फैलेगी सिकुड़ेगी, जिसके कारण पिंड विच्छेदन की क्रियाएं प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलती है। तो सेल की प्रकृति कैसी है उस पर भी प्रमुख रूप से निर्भर करता है कि चट्टान यदि मध्यम दर्जे की है तो अपरदन की क्रिया थोड़ा तीव्र होगी, और चट्टान के अंदर यदि उसके अंदर देखना चाहें तो चट्टान की प्रकृति यदि कठोर है तो अपक्षय की क्रिया भी कम होगी। दूसरा हम बात करते हैं भूमि का ढाल। देखिए यानी कोई पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें चट्टानों में सूर्य ताप दाब की वजह से यानी मुख्य रूप से क्या हो गया, चट्टानें विघटित होगी, और विघटित होने से यानी मुख्य रूप से उस चट्टानों का यानी वहां से हट जाएगी, परिवहन हो जाएगा। हालांकि वो परिवहन अपरदन में शामिल नहीं होगा, लेकिन नीचे वाली जो चट्टान है वो क्या है, फिर उसमें यानी नग्न हो जाती है और धीरे धीरे उस पर भी यानी अपक्षय की क्रिया उसके अंदर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो भूमि का ढाल, यदि सपोज कीजिए भूमि समतल है तो समतल भूमि पर अपक्षय हो गया, लेकिन अपक्षित मलबा यदि वहां से हटेगा नहीं तो नीचे वाली चट्टान स्थिर रहेगी, और यदि ढालू भूमि है तो वहां से मलबा हट गया तो नीचे वाली चट्टान का क्षय उसी गति से तीव्र हो जाएगा। तो समतल भूमि पर क्षय की क्रिया थोड़ी कम होगी, लेकिन यदि ढालू भूमि है अपक्षय की क्रिया तीव्र गति से संपन्न इसके अंदर प्रमुख रूप से क्या है, होगी। तीसरा देखें जलवायु में विभिन्नता। देखिए शुष्क जो मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं वहां पर क्या होता है, ताप दिन में तापमान बढ़ जाता है, रात में घटता है, तो उसकी वजह से वहां यानी पिंड विच्छेदन की क्रिया प्रमुख रूप से अधिक देखने को मिलेगी।
यदि चट्टान जहां यदि हम देखें यानी असंगठित प्रकार की है और पतली पतली परत के रूप में है, थोड़ा ढालू भूमि पर है, वह अपशक लिखने की क्रिया ज्यादा होगी। यदि शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश है यानी उच्च अक्षांशों क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, वहां टेम्परेचर यानी ज्यादा अधिक नहीं रहता, लेकिन वहां पर क्या होता है बेसिकली उस क्षेत्र के अंदर दिन के अंदर यानी वर्षा का जल या जो यानी ये जल है भूमि में प्रवेश कर जाता है, लेकिन रात का टेम्परेचर क्या है, सूर्य की तिरछी किरणें पड़ने के कारण यानी दिन में भी टेम्परेचर कम रहता है, रात में और ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वहां माइनस में टेम्परेचर चल जाता है। तो वहां यानी दिन में जल प्रवेश करेगा, रात में वही जो जल है वो बर्फ में कन्वर्ट होगा, तो दिन के अंदर तो चट्टानें सिकुड़ेगी और रात में फैलेगी, जिसके कारण यानी जो पाला या तुषार अपक्षय क्रिया के कारण भी मुख्य रूप से अपक्षय की क्रियाएं प्रमुख रूप से संपन्न होती है। तो अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग जलवायु में कहीं पर उन क्षेत्रों में जहां यानी वर्षा जब ज्यादा होता है वह रासायनिक क्रिया होगी, जहां रंध्रयुक्त चट्टानें होंगी, लेकिन जहां कठोर चट्टानें होंगी वह भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा होगी। तो यानी वर्षा का, तुषार का, पाला का और ये कंडीशन निर्भर करती है जलवायु पर, और इनकी विविधता के कारण अपक्षय के अंदर भी यानी परिवर्तन देखने को मिलता है। तो ये आ जाता है जलवायु में विभिन्नता। चौथा आता है वनस्पति का प्रभाव। देखिए वनस्पति एक तरफ तो देखें तो मुख्य रूप से यानी अपक्षय को रोकने का कार्य करती है। दूसरी तरफ यदि आपने देखा होगा कि ऊंचा जो क्षेत्र होता है और उन क्षेत्रों पर यदि कोई पेड़ उग जाता है तो उसकी जड़ें जब यानी ढालू भूमि पर पेड़ की जब विकास होगा तो वहां दरारें आ जाती है और वहां चट्टानों का क्षय होता है। लेकिन पेड़ यानी मुख्य रूप से क्या करते हैं, संगठन क्षमता को बनाए रखते हैं, चट्टानों को क्षय को रोकते हैं। तो जिन क्षेत्रों में वनस्पति की सघनता है वहां यानी मुख्य रूप से आपने देखा होगा विषुवतीय की क्षेत्र, तो वहां भौतिक अपक्षय नहीं होगा क्योंकि सूर्य का तापमान है, ताप की क्रिया ये वहां नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन वहां क्या होता है, अनेक प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं मिट्टी को खाते उगलते रहते हैं, जिसके कारण वहां रासायनिक क्रिया अधिक देखने को मिलती है। तो इसी प्रकार यदि हम देखें तो जैसे अपना पश्चिमी राजस्थान है, तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर अपक्षय की क्रिया यानी वनस्पति कम होने के कारण उस क्षेत्र में पशुचारण की क्रिया ज्यादा देखने को मिलती है। तो पशुचारण की क्रिया ज्यादा देखने के कारण उनके खुरों से या कई प्रकार के बिलेरी जीव है वो अपने आवास के लिए जब मुख्य रूप से मिट्टी का खनन करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है यानी वहां पूरे अपक्षय की क्रिया ज्यादा होती है। तो इस क्षेत्र में रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय की क्रिया ज्यादा होगी। तो वनस्पति यानी मुख्य रूप से यानी अपक्षय को रोकने का कार्य कर यानी प्रमुख रूप से क्या है करती है। तो ये भी इसका प्रभाव भी प्रमुख रूप से अपक्षय को करता है। तो इसके अलावा मानव, और मानव ने तो यानी और मानव भी कौन सा उपभोक्तावादी मानव, उन्होंने तो यानी प्रमुख रूप से यानी चट्टानों को क्षय करने में महत्वपूर्ण योगदान, सबसे बड़ा योगदान है। क्यों, खनन की क्रिया के द्वारा यानी मुख्य रूप से आवास निर्माण की क्रिया और नगरीकरण के कारण क्या होता है यानी भूमि पर वन संपदा का धीरे धीरे क्षय हो गया, भूमि को खोखला कर दिया खनिजों के माध्यम से, और जिसकी वजह से यानी सर्वाधिक प्रभाव रखता है मानव, और जिसके कारण चट्टानों का सर्वाधिक क्षय होता है। तो ये आ जाते हैं अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक। तो ये आप आज हमने क्या देखा, अपक्षय का सामान्य और परिभाषा देखी थॉर्नबरी के अनुसार, स्पॉर्स के अनुसार और आर्थर होम्स के अनुसार। इसके अलावा अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अब हम थोड़ा सा आगे हम देखेंगे अपक्षय के प्रकार। तो अपक्षय में भाग लेने वाले जो कारकों के आधार पर यदि हम देखें तो प्रमुख रूप से अपक्षय को 3 प्रकारों में 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यानी 1 नंबर पर तो आता है भौतिक अपक्षय, कौन सा भौतिक, दूसरा कौन सा रासायनिक, और तीसरा जैविक अपक्षय। तो अपक्षय को प्रमुख रूप से क्या है यानी यदि हम देखना चाहें तो अपक्षय में जो भाग लेने वाले जो कारक हैं
उन कारकों के आधार पर अपक्षों को बेसिकली यानी कितने भागों में, 3 भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक का मतलब प्राकृतिक, वो प्राकृतिक कारकों की वजह से चट्टानों का यानी अपने स्थान पर फूटकर विदरित होगी, वो भौतिक अपक्ष है। रासायनिक क्रिया के द्वारा किसी चट्टान का यानी अपघटन विघटन होता है और अपने स्थान पर यदि फूटकर बिखरेगी तो वो रासायनिक अपक्ष है। जैविक अपक्ष के अंदर क्या हो गया, जीव जंतु वनस्पति और मानव के द्वारा यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर फूटकर बिखरना, वो बेसिकली कौन सा, जैविक अपक्ष के अंदर शामिल किया जाता है। तो आज हम यानी भौतिक अपक्ष का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो भौतिक अपक्ष की जब बात आती है तो भौतिक अपक्ष के अंदर देखें, भौतिक को कौन सा, यांत्रिक अपक्ष भी कहते हैं। यांत्रिक अपक्ष यानी इसको किस नाम से जाना जाता है, यांत्रिक अपक्ष को के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए भौतिक अपक्ष के अंदर भौतिक कारक कौन से, एक तो सूर्य ताप आ जाएगा, सूर्य ताप, दाब आ जाएगा, इसके अंदर पाला प्रमुख रूप से आ जाएगा, वायु दाब आ जाएगा, या तुषारपात क्रिया के कारण क्या होता है, चट्टानें अपने स्थान पर टूटकर विकृत हो जाती है, जिसकी वजह से चट्टानों का यानी क्षय होता है। उस क्षय को बेसिकली भौतिक अपक्ष के रूप में जाना जाता है। तो भौतिक अपक्ष को यदि एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो भौतिक या यांत्रिक अपक्ष यानी भौतिक कारकों सूर्यताप, तुषार, जल, वायुदाब के कारण या तुषारपात के कारण चट्टानों के विघटन होने की क्रिया को भौतिक अपक्ष कहते हैं। अपघटन नहीं, विघटन होने की क्रिया को यानी अपक्ष के रूप में जाना जाता है। भौतिक अपक्ष को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया, वो भी उन जो कारक होते हैं उन कारकों के आधार पर। पहला हम देखेंगे सूर्य ताप के द्वारा चट्टानों का क्षय, जिसको हम यानी पहला जो अपक्ष आ जाएगा भौतिक में वो आ जाएगा कौन सा, पिंड विच्छेदन। तो पिंड विच्छेदन क्या होता है कि मरुस्थलों में क्या होता है, शैलों में अत्यधिक दैनिक तापांतर होता है, और दैनिक तापांतर हो जाने के कारण क्या होता है, यानी दिन में चट्टानें फैलती है, रात के अंदर सिकुड़न होता है, फैलेगी और सिकुड़ेगी, उसकी वजह से क्या होगा, चट्टानों के अंदर दरार आ जाती है, और धीरे धीरे क्या है, कालांतर में समय जैसे समय गुजरता जाता है चट्टान बड़े बड़े टुकड़ों के अंदर टूट जाती है, और ऐसे प्रकार से चट्टानों का जो क्षय होता है उसको पिंड विच्छेदन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में देखा जाता है, जैसे ये कोई मूल चट्टान थी, मूल चट्टान पर क्या होता है, दिन में ताप अधिक होता है, चट्टानें फैलेगी, रात को तापमान कम होता है तो सिकुड़ेगी, जिसके कारण धीरे धीरे चट्टान छोटे छोटे ब्लॉकों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार चट्टानों का यानी इस तरीके का जो विघटन होता है, छोटे छोटे पिंड के रूप में चट्टानें जब टूटती है तो उसको बेसिकली पिंड विच्छेदन के रूप में जाना जाता है। और ये पिंड विच्छेदन यानी अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो यानी पथरीला मरुस्थल है जिसको कहते हैं हमारा, उस क्षेत्र में ये पिंड विच्छेदन की घटनाएं प्रमुख रूप से क्या है, देखने को मिलती है। और ये इसमें योगदान किसका होता है, सूर्य ताप की वजह से चट्टानें फैलेगी, सिकुड़ेगी, उसकी वजह से। दूसरा होता है अपशक्लन या पलवीकरण, और इसके अंदर यदि हम अपशक्लन या पलवीकरण के अंदर देखें तो इसके अंदर मूल रूप से ऐसी चट्टान होती है जो पतली पतली परतों में विभाजित होती है, यानी संगठित नहीं होती पूर्णतः, जिसके कारण क्या होता है, जब सूर्य का ताप यानी सूर्य का ताप इस पर के ऊपर से नीचे आता है तो चट्टानें क्या होती है, यानी ऊपर वाली चट्टानों पर तापमान अधिक पड़ता है, और चूंकि इसकी यानी मोटाई कम होती है तो चट्टान क्या होगी, फैलेगी और सिकुड़ेगी, जिसके कारण क्या होता है, चट्टान की जो ऊपरी परत है वो बेसिकली ताप के कारण क्या है, ताप के कम होने ज्यादा होंगे, प्याज के छिलकों की भांति यानी बारीक बारीक परतों के अंदर चट्टान की जो उधेड़ने की क्रिया है उसको अपशक्लन या पलवीकरण के रूप में जाना जाता है। तो पलवन अपशक्लीकरण क्या है, जब मूल चट्टान यानी
पतली पतली परतों के अंदर हो या असंगठित हो, और तो उसमें शैलों का ऊपरी जो परत है वो यानी गर्म व ठंडी होने की प्रक्रिया के कारण प्याज के छिलकों की तरह यानी पतली पतली परत के रूप में चट्टानों का जो क्षय की क्रिया है वो बेसिकली अपशक्लन अथवा पलवीकरण के रूप में जाना जाता है। तीसरा हम देखते हैं यानी पहला या तुषार की क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्षय। आपने देखा होगा उच्च उक्षाशों में यानी शीत या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर क्या होता है कि वहां चट्टानों के अंदर दिन के अंदर जल है वो प्रवेश कर जाता है, और यही जल जब रात को क्या होता है, जैसे इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि इसके अंदर ये दिन का समय है, दिन के समय जल और रात्रि के समय जल क्या होगा, किसमें परिवर्तन हो जाएगा, बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। किसमें, बर्फ में परिवर्तन होने के कारण यानी दिन के अंदर तो चट्टानों के अंदर यानी जल प्रवेश किया, रात में चट्टानें फैलती है, दिन में सिकुड़ती है। इसका अपोजिट होता है, यानी या तो दिन के अंदर फैलती है, यहाँ रात्रि को फैलती है। क्यों? क्योंकि जल बर्फ में परिवर्तित होता है, और आपको पता है कि जल की अपेक्षा बर्फ ज्यादा स्थान घेरती है, जो चट्टानें फैलेगी सिकुड़ेगी, उसकी वजह से चट्टानों का जो क्षय होगा वो बेसिकली यानी पाला की क्रिया या तुषार अपक्षय के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो यानी चौथा वर्ग, तीसरा वर्ग इसको इसमें भौतिक अपक्षय के उपवर्ग में पिंड विच्छेदन, अपशक्लन या पलवीकरण या तुषार या पाला क्रिया के द्वारा, और चौथा आता है दाब मुक्ति या दाब मोचन की क्रिया के द्वारा चट्टानों का क्षय होना। तो दाब मोचन या यानी प्रमुख रूप से क्या है, दाब मुक्ति क्या है। देखिए जब कभी क्या होता है, ऊपरी चट्टान के हटने से नीचे वाली चट्टानों पर पड़ने वाला जो दबाव है बेसिकली कम हो जाता है, और उनमें मुख्य रूप से नीचे वाली चट्टानों में चटकन होने पड़ने लग जाती है, और दाब हट जाता है, तो धीरे धीरे चट्टानों ऊपर वाली जो क्षय हो जाता है दाब की वजह से, उसको हम दाब मुक्ति या दाब मोचन कहते हैं। और आपके पता होगा कि हमारी पृथ्वी के अंदर परत दर परतें पाई जाती है, और एक परत का दूसरी परत पर दबाव होता है, लेकिन ऊपर वाली परत है अपरदन से हटेगी तो नीचे वाली परत पर दबाव हट जाएगा, और वो मुख्य रूप से क्या अपने स्थान पर जब टूट के फूट के बिखर जाती है तो वो मुख्य रूप से दाब मुक्ति या दाब मोचन के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार भौतिक अपक्षय देखा, तो भौतिक अपक्षय में हमने देखा कि भौतिक कारकों की वजह से, जिसमें सूर्य ताप, दाब, पाला, तुषार क्रिया के कारण यानी चट्टानों का अपने ही स्थान पर यानी विघटन की क्रिया है, उसको बेसिकली अपक्षय कहते हैं। जिसमें हमने पिंड विच्छेदन, जब दिन में यानी उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर जहां चट्टानें दिन में फैलेगी यानी दिन के अंदर तापमान अधिक, रात को कम, तापांतर की अधिकता के कारण यानी चट्टानों में दरारें आ जाएगी, धीरे धीरे जैसे समय गुजरता गया और जाता है वैसे वैसे वो यानी कई ब्लॉकों में कई यानी खंडों के अंदर टूट जाती है, उसको पिंड विच्छेदन कहते हैं। अपसर्कलीकरण क्या है, जब सूर्य ताप की वजह से यह असंगठित चट्टानें होती है, पतली पतली परत के रूप में होती है, तो वहां तापमान ऊपर वाली चट्टान पर अधिक लगता है, चट्टानों में ठंडे और शीतलन गर्म होने की क्रिया के कारण प्याज के छिलकों की भांति चट्टान का जो क्षय होता है वो अपसर्कलन या पलवीकरण। इसी प्रकार दिन में और रात्रि के समय तापमान में जो परिवर्तन हो जाता है, तो बर्फ में परिवर्तन होगी तो दाब ज्यादा लगेगा, फैलेगी चट्टानें, यहाँ सुखड़ेगी, उसकी वजह से क्षय होता है। तो ये हो गया। इसके बाद दाब मुक्ति यानी चट्टान, ऊपरी चट्टान का क्षय हो गया, क्षय होने से वो चट्टान पर दाब बढ़ जाता है, उसकी वजह से चट्टानों का जो क्षय होगा उसको बेसिकली यानी दाब मुक्ति या दाब मोचन की क्रिया कहते हैं। तो देखिए हमारी ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासें लग रही है, तो इसके अंदर आप देखें, हालांकि इसको ऑफलाइन क्लासों में भी करवाया जाएगा। तो ये टॉपिक आप इसका अवलोकन करें, देखें, और इसी के साथ आज का टॉपिक अपने यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।